खुरदली अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्राव में सक्रिय भाग लेते हैं उन्हें खुरदली अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। ठीक है, चलिए। चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। ठीक है, लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव जालिका में ही होते हैं। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि चिकनी अंतर्द्रव जालिका में कौन सा हार्मोन होते हैं, तो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्ली जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.आई. पोलैंड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। तो पूछेगा क्वेश्चन कि राइबोसोम का नामकरण किसने किया, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ने इनका नामकरण किया था। ठीक है, राइबोसोम का नामकरण किसने किया, तो रॉबर्ट ने किया। यह सबसे पहले कहाँ खोजी गई थी, तब पादप कोशिकाओं में खोजी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है तथा यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। कौन, राइबोसोम। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं, देखिए क्या, तो प्रोटीन, देखिए यह प्रोटीन का उत्पादन करता है। कौन, राइबोसोम। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका और खुरदली अंतर्द्रव जालिका में भी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं या इनमें से कहाँ नहीं मिलते हैं, तो आपको ये चार जो है याद करनी होगी। यह कोशिका द्रव में मिलती है, यह हरित लवक में मिलती है, यह सूत्रकणिका में मिलती है, यह खुरदली अंतर्द्रव जालिका में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्तनी में लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर्द्रव जालिका में नहीं पाए जाते। स्तनी में जो लाल रुधिर कण है उसमें राइबोसोम और अंतर्द्रव जालिका में नहीं पाए जाते। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण दोस्त नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। ठीक है, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। किसने किया, बेंदा ने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीकरण, जिसका काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली या ATP संश्लेषकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधारिक में एकल वृत्ताकार DNA अणु के कुछ RNA, राइबोसोम, 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। तब पूछेगा क्वेश्चन दोस्त कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होती है, तो यह विखंडन द्वारा विभाजित होती है दोस्त।
आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अब कह रहा है, आप तो यहाँ समझे ना कि विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है। डीएनए केंद्रक के अलावा डीएनए, आप तो देखे पहले आरएनए, वह देखे हैं आप आरएनए कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये आप देखे हैं कि यह हरित लवक में, सूत्रकनिकाय में, खुरदली अंतःपरद और जालिका में और कोशिका द्रव में मिलते हैं। लेकिन जब डीएनए की बात आती है तो यह केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए केंद्रक के अलावे कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। ठीक है। गोल्जी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी जो इटली के वैज्ञानिक थे उन्होंने किए थे। यह सूक्ष्म कणिका के समूह तथा थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ, क्या दोस्त, एवं अन्य पदार्थ पुष्टिका में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएँ गत स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होती है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाओं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जिकाए का हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, तो गोल्जिकाए को कहते हैं। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। पूछता है क्वेश्चन कि यहाँ पे कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जिकाए करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट एवं संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जिकाए ग्लाइकोपिड का निर्माण करता है। ठीक है दोस्त, इतना क्वेश्चन आपका यहाँ बनते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से निकल के आया कि यातायात कोशिकाओं के अणुओं में यातायात प्रबंधक का काम कौन करता है, तो गोल्जिकाए करता है। और राइबोसोम निर्मित प्रोटीन को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है, तो आपका गोल्जिकाए बनाता है। उसके बाद में कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जिकाए करता है। यह क्वेश्चन यहाँ से बन के निकले हैं। चलिए लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरा थैली संरचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाए में होती है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघट्य एंजाइम, हाइड्रेज, लाइपेज, प्रोटीसेज, कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। वे एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन के समक्ष है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आते हैं तो कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। आगे आइए, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। जो स्तनधारी है उसमें लाल रक्त कणिका में क्या नहीं पाए जाते, स्तनधारियों में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। अब आया लवक, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पहले आप पढ़ चुके हैं। यह 3 प्रकार की होती है। लवक कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक के क्या काम है, तो यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। किसकी सहायता से, तो हरित लवक की सहायता से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं।
तब पूछेगा कि पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं, तो हरित लवक को कहते हैं। इसे राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हीं स्वपराकृति के लिए योग बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में एमएन, मैग्नीज, लोहा, तांबा आदि होते हैं, तत्व होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कितने एग्जाम में, तो कैरोटीन के कारण होता है। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, या आप देखेंगे कि बिहार में कोई एग्जाम हो, यूपी में हो, मतलब हर एग्जाम में ये आपका कारगर साबित होते हैं जीव विज्ञान और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। अवर्णी लवक के बारे में देखेंगे। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाई जाती है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है। अवर्णी लवक कहाँ पाई जाती है, जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचती है वहाँ अवर्णी लवक पाई जाती है। जैसे कि जड़ में, भूमिगत तने में यह पाए जाते हैं। भोजन पदार्थ के संग्रह करने वाला लवक है कौन, तो यह अवर्णी लवक। यह क्या है, तो यह भोजन पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है अवर्णी लवक। यानी इसमें माड़, स्टार्च, वासा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह होता है। किसमें, अवर्णी लवक में। चलिए वर्णी लवक के बारे में देखते हैं। तो वर्णी लवक वे रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, रंगहीन, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे में रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलभित्ति, बीज आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझे कि फल फूल जो होता है वर्णी लवक होता है, यह पौधे के ऊपरी भाग होता है। चलिए अब देखते हैं कि वर्णी लवक में अन्य उदाहरण क्या क्या है। तो टमाटर में लाइकोपीन किसके कारण होता है, तो वर्णी लवक के कारण। ठीक है, गाजर में कैरोटीन किसके कारण होता है, तो वर्णी लवक के कारण। और चुकंदर में विटामिन किसके कारण होता है, तो वर्णी लवक के कारण। पूछता है क्वेश्चन कि टमाटर में टमाटर में क्या होता है, लाइकोपीन होता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में। और विटामिन किस में पाया जाता है, तो चुकंदर में। यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक को क्या कहते हैं, तो फाइकोसाइनिन कहते हैं। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक कौन से है, तो फाइकोसाइनिन है दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा। रसधानी की बात करते हैं। तो यह कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। ठीक है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी कितना घेरता है, तो 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली की आवृत्ति होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा के संकुचनशील रसधानी उत्सर्जित के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखें। केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होते हैं केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा, केंद्रक द्रव, ठीक है, पढ़े हैं हम लोग। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन कहाँ पाई जाती है, तो केंद्रक द्रव के धागेनुमा पदार्थ के जाल में बिखरा दिखाई पड़ता है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो आरएनए हो गया, लेकिन डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाती है। इस धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं में केंद्रक के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ी,
होती है, चिंपैंजी में 24 जोड़ी होती है और बंदर में 21 जोड़ी होती है दोस्त। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडली सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमेनिमाता कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेनिमाता एवं अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिन का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे को जोड़ते हैं जिसे सेंट्रोमीटर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होता है, ठीक है। जीन स्थित होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होता है, यह गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इसलिए गुणसूत्रों को वंशानुगत का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो वंशानुगत का वाहक कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे कि वंशानुगत का वाहक किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्र को कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक संघन गोल संरचनाएं दिखाई पड़ती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए संश्लेषण होता है दोस्त। गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत सूटन एवं बोबेरी ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। आगे कह रहा है डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। आप देखे हैं डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं अधिकांश मात्रा तो केंद्र में पाए जाते हैं, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए पाई जाती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विनाम कुंडली का मॉडल संरचना प्रतिपादन किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप देखेंगे कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्वि कुंडली प्रतिपादित किया, ठीक है, और उन्होंने काम किया। उन्होंने 1962 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला दोस्त। डीएनए के कार्य, यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जिन इसकी इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है। तो पूछता है कि प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण कौन करता है, तो यह करता है डीएनए करता है दोस्त। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। चलिए डीएनए, अब आरएनए का निर्माण देखते हैं। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ी होती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए और आरएनए श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे हम आरएनए श्रृंखला कहते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ आगे कह रहा है, आगे देखेंगे आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आरएनए और टीआरएनए और एमआरएनए होता है। तो आरएनए राइबोसोम, आरएनए ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्त। टीआरएनए ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनते हैं, ट्रांसफर करते हैं दोस्त। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। एमआरएनए की बात आई तो यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने की मदद करता है, उसे हम एमआरएनए कहते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए कहते हैं दोस्त इसको। आगे हम लोग देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर, क्या क्या पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका को पहले देखेंगे कि इसमें कोशिका भित्ति होती है जो हम लोग पढ़े हैं, यह सेलुलोज की बनी होती है, ये भी देखे हैं, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए लवक भी
पादप कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद में तर्काकाय जो अनुपस्थित रहती है पादप कोशिका में, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। पढ़े हैं हम लोग, इसकी खोज बुबेरी ने किया था। रिक्तिकाय यह बड़ी होती है, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका आकार लगभग आयतकार होता है। पादप कोशिका की आयतकार क्या होता है? आयतकार होता है कोशिका। और अब जंतु कोशिका के बारे में देखेंगे। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसमें लवक अनुपस्थित होती है, तर्काकाय उपस्थित होती है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि रिक्तिकाय छोटी होती है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है दोस्त। चलिए आगे देखेंगे कि किसका खोज किसने किया। हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, अब भी पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लोरोप्लास्ट को सिंचपर ने किया था। टर्काकाय की बुबेरी ने किया था। गल्जिकाय के जॉर्ज गल्जी ने किया था। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने किया था, बेंडन ने इसका नाम दिया था। ठीक है, क्रोमैटिन को फ्लेमिंग ने किया था। जो पूछेगा क्वेश्चन, जो पूछे हैं क्वेश्चन, उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। केंद्र की खोज फोटाना ने किया था। क्रोमोसोमों को हफ मिक्सचर ने किया था। अंतःपरत जालिका का पोटर ने किया था। लाइसोसोम, आप जाने हैं लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होती है। इसका जो होता है आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। यह क्या करती है? स्वेस्टन विधि द्वारा गल्जिकायों को मिलाती है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राइबोसोम पैलेडे ने किया था। जीव द्रव डुजार्डिन ने किया था। केंद्रक कला हर्टविग ने किया था दोस्त। आगे देखेंगे हम लोग कि कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। कोशिका विभाजन को 1855 में बिरचाउ ने देखा था। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, यह विभाजन विकसित कोशिकाओं में जीव, नीलहरी शैवाल, विष्ट, कवक, अमीबा में होती है। समसूत्री विभाजन सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। यह विभाजन कायिका कोशिकाओं में होती है दोस्त, समसूत्री विभाजन। आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार दोस्त पूछे गए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? तो बीजमैन ने किया था। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्टार्नबर्ग ने 1888 ईस्वी में किया था। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है दोस्त। तो आप देखेंगे कि इतना क्वेश्चन जो है कि इससे बनते हैं। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। यहाँ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है कि उसमें ख़त्म होगी। अगर वीडियो लंबा हो जाती है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में ये पढ़ाया जा रहा है जो आपका महत्वपूर्ण है। आप बहुत सारे किताब ना पढ़कर केवल लुसेंट का साइंस पढ़ लेते हैं तो आपका बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो क्लियर होगा। उसके बाद में बिहार का जो भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर जब मैं वीडियो डालूँ साइंस का और ये किसी भी बुक का, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को देखें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्त, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और अधिक व्यू आने के अगर अधिक व्यू आते हैं दोस्त, तो मैं आशा करूंगा कि आपका मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाए दोस्त। तो थैंक यू, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्त।